प्रिय विद्यार्थियों, पिछली 2 वीडियोस में हम इस कविता को आधे से ज़्यादा समझ चुके हैं और आज इस कविता को हम समाप्त करते हैं और साथ ही इसके क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। आज हम शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुँचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। ये गीत जो है वो सबसे खतरनाक होता है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि शब्द आया है मरसिए। मरसिए क्या होता है? एक तरीके से मान के चलें कि एक शब्द होता है मर्सी। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसी के आधार पर ये शब्द बनाया गया है। मर्सी का मतलब होती है दया, तो मर्सी दया है, पिटी है। और इधर जो मरसिए शब्द है इसका मीनिंग होता है एक तरीके से करुण रस की कविता जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर पढ़ी जाती है। किसी की डेथ हो जाए तो फिर वो कविता पढ़ी जाती है। आपको पता है कि हमारे देश में हर प्रकार के मौके के लिए गीत संगीत जो है वो मौजूद है कि किस मौके पर किस जगह पर कौन सा गीत और गाया जाना चाहिए, कौन सा गीत बजाया जाना चाहिए। ब्याह शादी में कौन से गीत हैं, भात के समय कौन से गीत हैं, किसी जगह जो है दुख का कोई मौका है वहाँ कौन सा गीत गाया जाएगा। तो मुहर्रम में क्या कैसे किस तरीके से, दीपावली पर क्या कैसे किस तरीके से, तो ये सारा सब कुछ आपको पता है। तो सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो आपके कानों तक पहुँचने के लिए जो मरसिए पड़ता है। होता क्या है कि जब किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, त्रासदी हो जाती है, तो त्रासदी होने के बाद आपने देखा होगा कि किसी घर में कोई डेथ हो गई, कोई चोरी हो गई, डाका पड़ गया, तो फिर क्या करते हैं वो परिवार के लोग? वो आवाज़ लगाते हैं, हाय हम लुट गए, हाय हम मर गए। या डेथ हो गई तो रोने लगते हैं। तो वो एक तरीके से यू कैन से वो है मरसिए। और आतंकित लोगों के दरवाजे पर गुंडे की तरह अकड़ता है। ये बड़ी गंभीर बात है। पीड़ित परिवार ने क्या किया? मरसिए गाया। और वो गाता इसलिए है ताकि उसकी आवाज़ सुन करके उसके पड़ोसी जो हैं वो भी उनके दुख में शामिल हों, वो भी उधर आ जाएं और वो उनको सपोर्ट करें, वो उनको ढाढ़स बंधाएं, वो उनको हौसला दें। कानों तक सूचना पहुंचाने के लिए वो इस प्रकार के शोक गीत गाते हैं, मरसिए पढ़ते हैं, मरसिए गाते हैं कि आपके कानों तक आए आवाज़ और आप शोक सभा में पहुंच जाएं, आप उनको हौसला देने चले जाएं। ये एक तरीके से प्रयास होता है। आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। कौन अकड़ता है? वो गीत अकड़ता है। पड़ोसी क्या है? पड़ोसी तो बस आतंकित हैं, भयभीत हैं। पड़ोसी भयभीत हैं और वो जो है लगातार अपने जो प्रयास है वो करता रहता है, वो गीत गाए जाते रहते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अन्याय के, अत्याचार के, शोषण के शिकार हो चुके हैं और उनके दरवाजों पर ये जो गीत है ये गुंडे की तरह अकड़ता है। ये गीत गुंडे की तरह अकड़ता है। गुंडे की तरह जो है उनको ये गीत लगता है क्योंकि उनको समय ही नहीं है कि किसी के दुख में शामिल हों। उन्हें भय लगता है क्योंकि वो पहले से पीड़ित हैं। वो पीड़ित परिवार जो है, जो ऊपर जिस परिवार की बात की गई है, जो जिनके घर में ट्रस्ट दी हुई है, वो बेचारा रोता है, चिल्लाता है, दुखी होता है, शोक गीत गाता है, परंतु कोई उनकी सहायता के लिए नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जिनके लिए वो गीत गाया, जिन पड़ोसियों को बुलाने की जो है उनकी इच्छा है, वो पड़ोसी डरे बैठे हैं। उनको वो गीत गुंडे के जैसा लगता है, उनको वो गीत जो है डाकू के जैसा लगता है। यहाँ मानवीकरण है, गुंडे की तरह करता है। मतलब ये कि जिसके घर में त्रासदी हुई उसने मरसिए गाया, उसने शोक गीत गाया, उसने एक तरीके से पुकार लगाई कि कोई आए सहायता के लिए। आया कोई नहीं सहायता के लिए, कोई सहायता करने नहीं आया, कोई हेल्प करने नहीं आया। तो जो गीत है वो गीत भी जो है एक तरीके से
भुला पाने में पड़ोसियों को असमर्थ रहा, वो गीत भी सफल नहीं हो पाया, वो गीत भी असफल हो गया। तो सबसे खतरनाक गीत कौन सा? जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए मरसिए पड़ता है, जो शोक सभा में गीत गाया जाता है, वो गीत सबसे खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि उसने तो गीत गा दिया ताकि कोई आए सहायता करने के लिए, लेकिन आए तो नहीं ना भाई, आए नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरे लोग हैं वो भी डरे बैठे हैं, उनको वो गीत गुंडे के जैसा लगता है। अरे यार, अब इनके जाना पड़ेगा, अब इनका ये हो गया, अब वहाँ जाना पड़ेगा। मतलब ये कि फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी, औपचारिकता 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 हो गई है। तो ये चीज़ जो है वो कवि को सबसे खतरनाक लगती है, वो सबसे बेकार लगती है। याद रखें आप मरसिए को। आगे देखिए, सबसे खतरनाक वह रात होती है, सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। रात यहाँ प्रतीक है अंधविश्वास का, आडंबर का, दिखावे का। जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिंदा रूह के आसमान यहाँ फिर से रूपक अलंकार है। जीवित आत्माओं रूपी आसमानों पर ढलती है वो रात, यानी कि हम और आप तो जीवित हैं भाई, और हमारे आपके ऊपर यदि अंधविश्वास हावी रहें, यदि अंधविश्वासों का राज हमारे ऊपर रहे, यदि इन परंपराओं का राज हमारे ऊपर रहे, यदि इन रूढ़ियों का राज हमारे ऊपर रहे, तो फिर बिल्कुल सही बात है कि जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, सबसे खतरनाक वह रात होती है। कवि ने बताया कि सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। जिंदा रूह के आसमानों का मतलब है हम और आप जो जीवित व्यक्ति हैं, और रात का मतलब होता है अंधविश्वास, कि अंधविश्वास हमारे अंदर घर कर जाते हैं। हम अंधविश्वासों के अनुसार अपना जीवन जीने लगते हैं, हम रूढ़ियों के अनुसार अपना जीवन जीने लगते हैं। ये स्थिति जो है कवि को सबसे खतरनाक लगती है, सबसे बेकार लगती है, सबसे घटिया लगती है। वो लोग जो हैं अंधविश्वासों को छोड़ नहीं पाते, बंधे हुए हैं उनके साथ। इसलिए कवि ने ऐसा कहा है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़। उल्लू बोलते हैं, उल्लू और गीदड़, जिसको अपने यहाँ लोकल में गादड़ भी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़। हुआ हुआ गिदड़ की आवाज़ है, उल्लू के लिए बोलना ही लिखा है कि उल्लू आवाज़ करते हैं, गिदड़ आवाज़ करते हैं। और उल्लू और गीदड़ दोनों ही प्रतीक हैं किसके? अज्ञानता के, पाखंड के। अज्ञानता और पाखंड के प्रतीक हैं उल्लू और गीदड़। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों पर, हमेशा के अंधेरे बंद मतलब सदा ही बंद रहने वाले दरवाजों पर। दरवाजे आप समझ गए। चौगाठ होता है चौखट चौखट होता है जिसके ऊपर दरवाजा लगाया जाता है, अटैच किया जाता है। मतलब ये कि वो जो अंधविश्वास हैं वो इस प्रकार से घर कर जाते हैं, इस प्रकार से जो हैं वो हमारे साथ बंध जाते हैं कि हम उन जो अंधविश्वास हैं उन अंधविश्वासों से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। तो दरवाजे चौगाठ आप समझ लीजिए, उल्लू और गीदड़ को आप समझ लीजिए, और ये जिंदा रूह के आसमान, और सबसे खतरनाक वो रात। और रात मैंने बताया, रात है अंधविश्वास। और ये दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं, इसका मतलब वो इतने मतलब उससे हमारे अंदर घर कर जाते हैं, या हम उनके साथ इतने चिपक जाते हैं कि उन अंधविश्वासों से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। ये स्थिति जो है कवि को सबसे खतरनाक लगती है। इस स्थिति से जो है लोगों को बचना चाहिए, हमें उनसे बाहर आना चाहिए। फिर आगे देखिए क्या कहता है। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। दिशा कौन सी? जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए।
और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूर्व में चुभ जाए, आत्मा का सूरज डूब जाए, मतलब हम अच्छा बुरा पहचानना बंद कर दें, हमारे अंदर से जो आशा है वो मर जाए, और दिशा वो खतरनाक जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, अर्थात हम अच्छा और बुरा पहचानना बंद कर दें, हम जीवित होकर के भी निर्जीव नजर आएं, हम अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना बंद कर दें। वो है आत्मा का सूरज डूब जाना। ये भी रूपक अलंकार है, आत्मा रूपी सूरज। और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूर्व में चुभ जाए, मुर्दा धूप का टुकड़ा। ये फिर से बहुत शानदार जो है एक तरीके से बिंब आपके सामने रखा है। उसकी मुर्दा धूप, किसकी? सूरज की। उस सूरज की मुर्दा धूप, मुर्दा धूप का मतलब ऐसी धूप जिस धूप का कोई महत्व नहीं है। मान लिया ठंड बहुत ज़्यादा हो, हल्की फुल्की कहीं धूप नज़र आ रही हो, तो वो धूप महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि हम बिल्कुल ही अच्छा बुरा पहचानना बंद कर दें, और जिस प्रकार से मुर्दा धूप प्रभावहीन होती है, वो प्रभाव नहीं डाल पाती है, वो कपड़ों को सुखा नहीं पाती है, वो कहीं भी जो कार्य तेज धूप कर सकती है वो तेज धूप वाला कार्य वो मुर्दा धूप नहीं कर पाती है। ऐसा जो है हमारा स्वभाव हो जाए, इस प्रकार से हम प्रभावहीन हो जाएं, तो वो स्थिति कवि को सबसे खतरनाक लगती है। आपके जिस्म के पूर्व में चुभ जाए, जो ऐसी धूप जो मुर्दा धूप है, जो मृत प्राय है, जो प्रभावहीन है, जो अनइम्प्रेसिव है। यानी कि व्यक्ति गलत कार्य करता रहे, गलत कार्य करने से व्यक्ति न डरे, और यदि उसकी आत्मा, उसकी संवेदना उसे रोके तो भी वो ना रुके, वो स्थिति कवि को सबसे खतरनाक लगती है। यानी कि जो मुर्दा धूप है, ये हो गई जो हमारे अंदर थोड़ी सी अच्छाई बची है, वो चीज़। वो अच्छाई कितनी है कि वो अच्छाई हमें बुराई के मार्ग पर चलने से रोक नहीं पाती है, रोक नहीं पाती है। अब हमारे अंदर, सबके अंदर आत्मा है, परंतु आत्मा होने के बावजूद भी सबको पता है कि जो आत्मा है वो कभी गलत रास्ते पर लेकर नहीं जाती, जो आत्मा है वो कभी गलत डिसीजन नहीं कराती, पर फिर भी मनुष्य गलत डिसीजन करता है, फिर भी मनुष्य गलत काम करता है, फिर भी मनुष्य चोरी डाके मारता है। तो वो चोरी डाके मारना और वो जो गलत काम करना है, वो चीज़ आप समझिए ना। अब कोई पूछे, प्रश्न पूछे कि जी आत्मा तो गलत काम नहीं कराती, हम सबके अंदर आत्मा है और फिर भी हम गलत काम कर देते हैं, तो किया क्या हमने? हम घिरे हुए हैं बुराइयों से, और जो आत्मा की ताकत है वो हो गई है मुर्दा धूप की तरह, वो मुर्दा धूप की तरह हो गई है। यानी कि वो पीछे दब गई, क्योंकि घिरे हुए किससे हैं? बुराइयों से। घिरे हुए किससे हैं? बीमारियों से। तो वो ज़्यादा बुराइयों से घिर गए, हम ज़्यादा हमने मन की बात मान ली, ज़्यादा हमने दिल की बात मान ली, और ज़्यादा दिल की बात मान करके और फिर जो हमारा जीवन है वो हो गया हमारा मुर्दा धूप के समान। आत्मा हमारी मुर्दा धूप के समान हो गई, वो हमें गलत कार्य करने से रोक भी नहीं पाती है, अब वो प्रभावशाली नहीं रही है, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। तो सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, सबसे खतरनाक वो दिशा है जिसमें आशा मर जाए, जिसमें अच्छा बुरा पहचानना हम बंद कर दें, जो है मुर्दा धूप के टुकड़े के समान प्रभावहीन हो जाए, हम बुराइयों से इतने घिर जाएं कि अच्छाई का कहीं कोई महत्व नज़र ना आए, और आपके जिस्म के पूर्व में चुभ जाए। ऐसी जो धूप है वो सदा दुखदाई होती है, क्योंकि वो हमेशा ही मार्ग पर ला ही नहीं रही है, वो दुखदाई है, वो गलत है, गलत कार्य हम कर रहे हैं, और गलत कार्य करने से हम डर नहीं रहे हैं। और यदि वो मुर्दा धूप हमें रोकना चाहती है, वो आत्मा हमें रोकना चाहती है, तब भी हम रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ तो हमने दबा दी ना, किससे? बुराइयों से। आवाज़ हमारी दब गई। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, और गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक
नहीं होती। ये पंक्तियाँ जो हैं दोबारा से आ गई हैं, अर्थात इनको रिपीट कर दिया गया है। प्रश्न भी आएगा भाई इनको दोबारा से क्यों, क्योंकि प्रभाव जमाना चाहता है कवि ऐसा प्रयोग करके कि क्या खतरनाक होता है और क्या खतरनाक नहीं होता है, ये बताना चाहता है। और दोबारा से इनको रिपीट कर दिया है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, अर्थात आपने कमाया, मेहनत से कमाया और वो जो है लुट गया, तो वो स्थिति सबसे खतरनाक नहीं है। आपको पुलिस ने पकड़ लिया, बिना किसी जुर्म के पकड़ लिया और पुलिस ने आपको पीट दिया, तो वो स्थिति भी कभी कहता है खतरनाक नहीं होती है। और गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती है। आपने गद्दारी की देश से, आपने लोभ में आकर के, लालच में आकर के और फिर कहीं बेईमाना कर लिया, तो वो स्थिति भी कवि को खतरनाक नहीं लगती है। जो जो खतरनाक लगता है वो कवि ने सारा सब कुछ आपके सामने रख दिया है। अब यहाँ ध्यान रखें, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो भाषा है वो है खड़ी बोली, आप कह सकते हैं उर्दूनिष्ठ खड़ी बोली। क्यों? क्योंकि बहुत से उर्दू के शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। और बिंबों का, प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। कुछ ऐसे शब्द इस कविता में प्रयोग किए गए हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं। कविता पूर्णतया मुक्त छंद है, इसमें किसी प्रकार का कोई छंद नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। और चाहे सपनों का मर जाना है, चाहे मुर्दा शांति है, और चाहे जो है मुर्दा धूप है सॉरी, चाहे वीरान आंगन है, ये प्रयोग जो हैं वो बहुत प्रभावशाली है, बहुत अच्छे हैं, इनका आप ध्यान रखिए। शब्द शक्ति का ध्यान रखिए, कहीं अभिधा है कविता में तो कहीं लक्षणा और कहीं कहीं व्यंजना शब्द शक्ति का भी प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिए कि अभिधा जो शब्द शक्ति होती है वो सीधे सीधे अर्थ देती है, लक्षणा में जो अर्थ है वो लक्षणों से निकल कर आता है, और व्यंजना में न सीधे अर्थ समझ में आता न ही लक्षणों से, बल्कि एक चमत्कारिक अर्थ निकल कर आता है, उसको हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिए। और कवि का जो संदेश है वो डेफिनेटली बहुत शानदार है, बहुत गजब का है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। और रूपक अलंकार का प्रयोग कई जगह हुआ है, वो शायद आपने नोट कर लिया होगा, वो आपने पहचान लिया होगा, उसको पहचानने में मार ना खाएं। अब यदि हम प्रश्न देखें कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना है, ये पहला प्रश्न है बेटा। अब यदि आपने कविता को ध्यान से सुना है, ध्यान से पढ़ा है, तो आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में, क्योंकि जो प्रश्न है वो कविता से हैं, प्रश्नों से कविता नहीं है, कविता से प्रश्न है। और कविता आपने कर ली है तो प्रश्न को हल करने में तो दिक्कत आएगी ही नहीं। तो कवि की दृष्टि में ये बातें डेफिनेटली अनिवार्य रूप से गतिहीन या जड़ या निष्क्रिय या निकम्मे नहीं बनाती। ऐसा कुछ हो जाता है एक आध बार तो मनुष्य दोबारा से उठता है, दोबारा से वो प्रगति कर सकता है, वो इतना संवेदनहीन नज़र नहीं आता है, उसके अंदर संवेदना बची रहती है, वो फिर से प्रगति कर सकता है और दोबारा से जो है वो उठ सकता है, वो दोबारा से गतिशील हो सकता है और अपनी तरक्की कर सकता है। इसलिए कवि ने इनको सबसे खतरनाक नहीं माना है। सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बार बार जो है एक शब्द का प्रयोग किया गया, तो सिंपल सा उत्तर क्या बनेगा? कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए, कविता को आकर्षक बनाने के लिए, कविता को जो है अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कविता में कुछ ऐसा जोड़ने के लिए जो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, कवि ने सबसे खतरनाक का प्रयोग बार बार किया है। ये आप लोग ध्यान रखें। फिर है कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है कहा है, तो के प्रयोग से कविता की भंगिमा में क्या बदलाव आया, स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या कहा है कि कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है, ये कहा है। तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया, क्या चेंज आ गया, वो आपको इसमें बताना है। इस शब्द के जोड़ने से होता क्या है कि कवि का जो अभिप्राय है वो समाज में बुराइयों को बताना तो है, और बुराइयों को बताने के साथ साथ और फिर ये भी उसको जोड़ना है कि ये स्थिति बेकार तो है लेकिन उससे बेकार ये है, तो ये चीज़ उसको स्पष्ट करनी है। इसलिए क्या करता है
कि वो बीच में तो लगा देता है। और तो लगाने से क्या होता है कि एक तरीके से जो उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना चाहता है कवि, जो एक तरीके से तुलना करना चाहता है कवि, वो तुलनात्मक स्थिति का जो है हमारे यहाँ हमें ज्ञान हो जाता है कि ये कंपैरिजन करना चाहता है। तो इसलिए कवि ने बुरा है न कह करके बुरा तो है कहा है, क्योंकि कवि जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो बुरी चीज़ है वो उनके बीच में तुलना करना चाहता है। मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया है। आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति है और ये क्यों सबसे खतरनाक है? ऊपर जो एक प्रश्न आया था कि वो चीज़ों को सबसे खतरनाक नहीं माना, तो क्यों नहीं माना? हमने कहा कि वो प्रगति कर सकता है, उसके अंदर जो है वो अचेतनता नहीं आती, उसके अंदर निष्क्रियता नहीं आती, वो आगे बढ़ सकता है। अब हम यहाँ क्या कहेंगे कि आगे नहीं बढ़ सकता। दोनों स्थितियां सबसे अधिक खतरनाक हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति में मुर्दे जैसी शांति समा जाती है तो वह कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। मुर्दे जैसी शांति आ गई तो प्रतिक्रिया कैसे करेगा, रिएक्शन कैसे करेगा? वो तो गया काम से, और ऐसा लगता है जैसे वो मर गया हो। और सपनों का मर जाना मैंने आपको बताया था, मतलब हमारा उद्देश्य खत्म हो जाना, हम किस लिए जी रहे हैं, किस लिए हम संसार में पड़े हैं, वो चीज़ें खत्म हो जाना। और वो खत्म हो गई तो वो भी मरे हुए व्यक्ति के जैसा है, और वो स्थिति सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नया करने की उमंग नहीं है, उसके अंदर उत्साह नहीं है। और जब ये स्थिति है तो वो सबसे खतरनाक कवि को नजर आती है। वो व्यक्ति विशेष जो बिल्कुल ओज विहीन हो जाता है, वो उसके अंदर कुछ नहीं बचता है, वो निकम्मा हो जाता है, और वो स्थिति कवि को सबसे खतरनाक लगती है। उसके बाद प्रश्न है, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत कराइए। घड़ी मैंने बताया था, कल हम बात कर रहे थे कि ये रिस्ट वॉच है, परंतु रिस्ट वॉच केवल रिस्ट वॉच नहीं है, यहाँ ये समय सूचक है। और समय सूचक इसलिए कि समय तो चल रहा है और हम नहीं चल रहे हैं उसके साथ। हम नहीं चले, समय तो चलेगा, पक्का चलेगा। नदिया चले चले रे धारा, और वो कितना शानदार गीत है, हो सके तो वो गीत भी आप सुनना। तुझको चलना होगा। घड़ी आपको पता है कि गति का प्रतीक है, समय चल रहा है, और हमें इस प्रकृति से, वो चाहे समय है, वो चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे बादल हैं, चाहे सूर्य है, चाहे चंद्रमा है, हमें इनसे सीखना चाहिए। और इनसे यदि हम सीखने लगे तो हम गलत हो ही नहीं सकते, हम बहुत बढ़िया हो जाएंगे। तो ये घड़ी जीवन की प्रतीक है। जैसे घड़ी लगातार चलती रहती है, उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है वो भी निरंतर चलायमान रहना चाहिए। हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें लगातार चलते रहना चाहिए। और यदि हम रुक गए तो फिर हम गए काम से। वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है? इसकी भी कल व्याख्या हुई थी, और बहुत अच्छा ये प्रश्न मैंने आपको बताया था कि जो कहीं भी नरसंहार हो जाता है, किसी को कहीं मार दिया जाता है, कहीं कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, कोई अमानवीय घटना हो जाती है, उसको देख करके भी यदि लोग नहीं पिघलते हैं, उसको देख करके भी लोग यदि दुखी नहीं होते हैं, उसको देख करके भी लोग यदि संवेदनशील नहीं होते हैं, तो वो स्थिति कवि को सबसे खतरनाक लगती है, सबसे बेकार लगती है। और कवि चाहता है कि ऐसी कोई स्थिति हो तो हमारे अंदर की जो संवेदना है वो ज़रूर जागनी चाहिए, वो संवेदना नहीं मरनी चाहिए। क्योंकि यदि कहीं कोई हत्याकांड हुआ और हम शांत हैं, यदि कहीं कोई अत्याचार हुआ और हम शांत हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, आपके पड़ोस में ट्रेजेडी हुई और आप जो है शांत हैं, ये चीज़ें गलत हैं। हमें उनके साथ जो है कहीं उनका विरोध करके, और कोई अच्छी चीज़ है तो उसको सपोर्ट करके हमें चलना चाहिए। आसपास में से कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ करके फिर इसी से अंत क्यों किया? मैंने अभी बताया था, आपको समझाया था। प्रभावशाली बनाने के लिए और एक जो तुलनात्मक अध्ययन है वो करने के लिए, ताकि पाठक को ये भान हो जाए, ये ज्ञान हो जाए कि कौन सी चीज़ बेकार है,
कौन सी चीज़ सबसे बेकार है और कौन सी चीज़ सबसे खतरनाक है। वो ध्यान दिलाना चाहता है कि इनसे भी जो खतरनाक है वो दूसरी चीज़ है। ये चीज़ें बेकार हैं पर उतनी खतरनाक नहीं है, तो वो सबसे खतरनाक जो चीज़ है उसके बारे में बताने का प्रयास है। उसके बाद एक प्रश्न है, कवि द्वारा उल्लेखित बातों के अतिरिक्त समाज में अन्य किन बातों को आप खतरनाक मानते हैं? भाई खतरनाक चीज़ें तो बहुत सी हैं। अब आपको पता है कि कहीं किसी के वहाँ चोरी हो जाए, कहीं कोई भ्रष्टाचार की बात हो जाए, कहीं डाका पड़ जाए, कहीं जो है किसी की गाड़ी जो है वो भिड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कहीं स्त्री का जो है अपमान हो जाए, रेप हो जाए, हत्या हो जाए, घूसखोरी की कोई बात आ जाए, ये सारी ही चीज़ें बुरी हैं। और रोटी कपड़े मकान की कमी भी बहुत बुरी है। ये चीज़ें यदि किसी को मिलेंगी नहीं तो वो जीवन कैसे जिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है एक अंतिम क्वेश्चन है, समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? बहुत शानदार प्रश्न है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न क्या होता है कि आपका मौलिक उत्तर भी इसमें ठीक हो जाता है। भाई सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कविता के हिसाब से हमें ध्यान रखनी चाहिए कि गलत बातों का विरोध हमें करना चाहिए। हमें निरंतर जो है एक्टिव रहना चाहिए, चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। ये नहीं है कि भाई हम बैठ जाएं हाथ पर हाथ रख करके। और गलत चीज़ों के विरुद्ध जो है कठोर से कठोर कानून जो है बनवाने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। और पुलिस है या जो शासन प्रशासन है उनको अब ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। अन्याय के विरुद्ध कोई आवाज़ उठाए, उसका विरोध करने वाला कोई हो तो उसको सम्मानित करना चाहिए। हमें जागरूक होना चाहिए और हमें यदि मौलिक अधिकारों की जानकारी है तो मौलिक अधिकारों के साथ साथ जो हमारे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। हमें सदा सच बोलना चाहिए। हमें दूसरे व्यक्ति को कभी सताना नहीं चाहिए, उसको डराना नहीं चाहिए, उसको धमकाना नहीं चाहिए। इस तरीके से जो है हम और गलत को सहन करने का स्वभाव हमारा नहीं होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जिससे हम खतरनाक बातों को क्या कर सकते हैं, हम समाप्त कर सकते हैं। तो बड़ी कविता है, इसके प्रश्न आज आपके पास पहुंच जाएंगे। आप प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, साथ साथ याद करेंगे।